नमस्कार किसान भाइयों। मैं डॉक्टर सर्वेश त्रिपाठी, कृषि विज्ञान केंद्र जावरा रतलाम से। और आज कृषि दर्शन की टीम कृषि विज्ञान केंद्र के माध्यम से हमारे प्रगतिशील किसान श्री डॉक्टर जितेंद्र पाटीदार जी के हम लोग आज उनकी खेत पर मौजूद हैं। और चूँकि अंगूर की एग्रो इंडस्ट्रीज अंगूर के माध्यम से इन्होंने एक खड़ा किया है, तो इसके बारे में भी इनके जो सदस्य हैं, चूँकि यह एक ग्रुप के रूप में, एक समूह के रूप में इसको खड़ा किया गया। इसमें अलग अलग लोगों की भागीदारी है, जो गांव के लोग, तो इसको संगठित करके इन्होंने इस इंडस्ट्रीज को खड़ा किया है। तो हम बारी बारी से सबके विचार जानेंगे, किस प्रकार से इन्होंने इंडस्ट्री को खड़ा किया और कैसे अंगूर को इस रतलाम ज़िले में इंट्रोड्यूस किया, इस सब के बारे में हम जानेंगे। तो सबसे पहले इस संस्था के और इसके वरिष्ठ हमारे जमनालाल पाटीदार जी हैं। मैं इनसे जानना चाहूँगा कि इसकी शुरुआत आपने कैसे करी, कैसे संगठन को अपने अपने लोगों को इकट्ठित करके और ये अंगूर को यहाँ पर खेती शुरू करके और फिर आपने इंडस्ट्रीज तक पहुँचाया। तो थोड़ी सी अपना परिचय देते हुए और आप जरा बताएं इसको। मेरा नाम जमनालाल पाटीदार है जी। गांव तितरी का रहने वाला हूं। आप और हम अभी तितरी में ही हैं। आपका प्रश्न था कि ये आपने सब कैसे किया। आज अंगूर हैं, अंगूर के प्रोसेसिंग प्लांट है। हमारा गांव तितरी खेती के नाम से ही जाना जाता है। हमारी गांव तितरी की पहचान ही मात्र खेती है, खेती के अलावा और कुछ नहीं। और खेती में यहाँ हमारे पूर्वज के ज़माने से ही कुछ नया करने की, उस समय भी नया करते थे और बाद की पीढ़ी भी भाई वो ललक आज भी है कि हम कुछ खेती में नया करें। और उस नए की वजह से आज तितरी मध्य प्रदेश और इंडिया में भी उसका नाम है। रही बात अंगूर की, तो अंगूर के पहले हम टमाटर और मिर्ची की खेती करते थे और उसकी बिक्री व्यवस्था पूरे इंडिया में थी हमारी और हमारे ग्रुप की। उसी को देखकर जब हम महाराष्ट्र जाते थे, जैसे बम्बई मार्केटिंग करने जाते थे, तो वहाँ अंगूर का देखा कि यहाँ अंगूर आ रहे, उन किसानों से हम मिले। और वो समय था 70 के आसपास का। उसके बाद उन किसानों से मिले, वहाँ गए महाराष्ट्र में, वहाँ देखा। उसके बाद अंगूर हमने लगाना चालू किया। अंगूर लगाया और सन 84 में अंगूर लग कर फसल तैयार हो के मार्केट में हमने पहली फसल सन 84 में अंगूर, खाने वाला अंगूर था उस समय सफलतम, 5 साल के अथक प्रयासों के बाद। उसके बाद में यहाँ बारिश की कमी हो गई, तो 95 से 2002 तक बारिश की कमी रही और उस कमी के खातिर हमारा खाने वाला अंगूर पूरा कट गया। उसके बाद हम वहाँ बैठे नहीं रहे, कुछ ना कुछ आगे कुछ करना है। महाराष्ट्र का चक्कर सतत लगाते रहे। महाराष्ट्र में आज भी जाना आना है और सारी खेती टमाटर, मिर्ची और अंगूर, ये सभी खेती हम महाराष्ट्र से ही देखकर और वहाँ से सीखकर ही किया है। यहाँ तक कि हमारी वाइनरी का भी पूरा प्रोजेक्ट महाराष्ट्र के किसानों ने ही सिखाया है। वहीं देखकर आए, पूरी पॉलिसी, कानूनी मदद, सभी कुछ। उसके बाद में टमाटर ख़त्म हुआ, अंगूर हमारे आए, अंगूर भी ख़त्म हो गया। उसके बाद में फिर हम वहाँ महाराष्ट्र गए, तो वहाँ 2001 में महाराष्ट्र में अंगूर की नई पॉलिसी बनी। और उस समय जिन किसानों से हम टच में थे, संपर्क में थे, उनके वहाँ भी अंगूर, वाइन प्रजाति के अंगूर के बगीचे देखे। हमने भी सोचा कि हम भी वाइन प्रजाति के अंगूर लगाएं और ये खेती करें। उसमें सबसे बड़ा फ़ायदा ये था, इसमें पानी कम चाहिए, खाने वाले में पानी ज़्यादा चाहिए। बाद में हमने यहाँ लगाया, हम अंगूर की फसल में सक्सेस हुए, वाइन वाले में भी। लगाने के बाद अब इस अंगूर को कोई लेता नहीं है, क्योंकि इसका कोई मार्केट है नहीं। खाने वाले में और वाइन वाले में अंतर, दोनों में अंतर है। खाने वाले में बीज नहीं है और इसमें बीज है। सीड वाला अंगूर बिकता नहीं। फसल हमने लगा दी, यहाँ वाइन बनने की कोई नियम थे नहीं, तो हमारा दिमाग में ये भी रहा कि हम वाइन अंगूर का प्रसंस्करण करें और वाइन बनाने का प्लांट लगाएं। इसके लिए नियम नहीं था, उसके लिए सरकार के पास भी गए। सरकार ने 2006 में अंगूर प्रसंस्करण नीति बनाई,
जो मध्य प्रदेश की पहली बार वो कानून में लाया गया और उसके तहत ही ये वाइनरी का यहाँ निर्माण हुआ। मुझे आप लोगों ने बताया कि इसमें 19 पार्टनर जो है, यानी 19 लोगों ने मिलकर इसको खड़ा किया है। तो कितना एरिया अभी अंगूर में इस गांव से लोग जो है खेती कर रहे हैं, कितने एरिया इसमें कवर है और कितने लोगों ने अपना अपना योगदान दिया है, थोड़ा इसके बारे में जानकारी दें। मेरा नाम मोतीलाल पाटीदार है। मैं भी गांव तितरी का निवासी हूं। और जो अभी दादा ने बताया कि हम लोग सब ग्रुप में 19 भागीदार, 19 किसान मिलकर के हम लोग जो हैं ये काम, इस फर्म को चला रहे हैं। और इस वाइनरी के लिए हम लोगों ने 19 और 2-4 लोग और ऐसे करके 25 लोगों ने अभी अपने अपने खेत पर करीब 140 एकड़ के लगभग हम लोगों ने अंगूर लगा रखे हैं। और वो सारा अंगूर यहाँ प्रसंस्करण के लिए इस इकाई में आता है। और इस बार जो है हम लोग और किसान इसमें सम्मिलित होना चाहते हैं, इसलिए हमने अभी 80,000 पौधे अंगूर के और बुक कराए हैं। और किसान इसमें सम्मिलित होकर के इसका हम लोग विस्तार कर रहे हैं। और विस्तारित क्षमता होने के बाद में हम लोग करीब करीब 300 एकड़ अंगूर का क्षेत्रफल इसमें करने में सफल होंगे। और इसके लिए हम एक दूसरी इकाई भी बना रहे हैं। और निश्चित रूप से वो जब अंगूर आएगा, वो इकाई बनेगी, तो आज हम लोग प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से हमारे साथ जो लोग जुड़े हुए हैं, लगभग 300 से 350 लोगों को आज रोज़गार मिल रहा है। और जब हम विस्तारित करेंगे उसके बाद में 1000 से 1200 लोगों को हम लोग रोज़गार देने में सफल होंगे। ये निश्चित रूप से हमने इसी चीज़ को सोच करके ये काम आगे बढ़ाया था। अच्छे आपने बताया। अच्छा, मैं अब ये थोड़ा मैं जानना चाहूँगा जितेंद्र पाटीदार जी से कि अभी तो हमने आप पूरी कहानी सुनी, किस प्रकार से आगे आपका ये इंडस्ट्रीज आप लोगों ने बढ़ाया और आपके इतने 19 लोगों के बीच में समन्वय बनाते हुए, चूँकि गांव में कई तरह की कठिनाइयाँ होती है, सारे कठिनाइयों को आप लोग जो है दूर करते हुए आपने इसको यहाँ तक लेके आए। तो आगे इसका एक्सपेंशन किस प्रकार से आप कर रहे हैं, रोज़गार इसमें कितने लोगों की आ रही है, तो इसके बारे में भी थोड़ा आप किसान भाइयों को जानकारी दें। चूँकि जैसा कि आपने भी बताया कि मूल्य उचित नहीं मिलना किसी भी फसल के लिए एक बहुत बड़ा अभिशाप है कि मूल्य उचित नहीं मिलता है, किसान लागत लगाता है, पर आपने इसको वैल्यू एडिशन करके और इस मुकाम तक ले आए। तो अब इसका एक्सपेंशन क्या है, इसमें कितने लोगों को रोज़गार मिल रहा है और कितने लाभान्वित हो रहे हैं, थोड़ा इस पर भी आप जानकारी दें। तो चूँकि हमारे दूसरे किसान भाई इससे प्रेरणा लें और आपके साथ कौन कौन से ऐसे संस्था भी जुड़ी हुई है जिससे आप मार्गदर्शन प्राप्त करते हैं, तो उनके बारे में भी जानकारी देंगे। सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगा सर्वेश जी आपको और केवीके जावरा कालूखेड़ा रतलाम की टीम को कि आप लोग जो सहयोग करते रहते हैं। और आज जो आप दूरदर्शन की टीम यहाँ रतलाम में आई और आपने चयन किया कि यहाँ की जो है वो शूटिंग भी जाना चाहिए देश के सामने, क्योंकि ये भी एक अच्छी स्टोरी है किसानों के लिए। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद उन सभी मदद के लिए जो आप प्रयासरत रहते हैं कि किस तरीके से रतलाम ज़िले के किसानों को सहयोग रहे। जैसा कि हमने जाना हमारे वरिष्ठ जमनालाल जी से और हमारे बड़े भैया मोतीलाल जी से कि किस तरीके के संघर्ष के साथ में इस यूनिट को शुरू किया और आज मिल कर के एक 19-20-25 किसान हम लोग सब मिल कर के अंगूर की खेती और ये वाइनरी उपक्रम हम लोग चला रहे हैं। राह आसान नहीं थी, 10 साल लगे ब्रेक इवन को आने में, क्योंकि एक चुनौती तो फाइनेंशियल थी। जैसे बोलते हैं ना भाई, कोई उपक्रम यदि सफल होना चाहिए तो या कोई व्यवसाय सफल होना चाहिए तो क्या क्या चीज़ें होना चाहिए, पैसा होना चाहिए, जगह होना चाहिए, उसके कस्टमर होना चाहिए। जैसे ये खेती आधारित उपक्रम है तो वो खेती यहाँ होना चाहिए, है ना, सरकार की पॉलिसी होना चाहिए। लेकिन अगर मैं इस एमबी वाइन की बात करूँ, इस वाइनरी की बात करूँ जो प्रदेश की पहली वाइनरी यहाँ रतलाम में हम लोगों ने स्थापित करी है, तो एक भी चीज़ फेवरेबल नहीं थी। ना हम लोगों के पास में पैसा था, न यहाँ वाइन अंगूर की खेती होती थी, न इसका कोई कंजम्पशन था, न सरकार की पॉलिसी थी, न शिक्षा थी, न हम लोगों के पास कोई पुराना अनुभव था। लेकिन संगठन था, सब लोग साथ में थे, सब ने अपना अपना रोल निभाया।
तो इसलिए आज इस मुकाम तक आ पाए। तो 10 साल लगे हमको ब्रेक इवन आने में। हमने बहुत छोटी शुरुआत करी। हमने जब स्टार्ट किया तो 50,000 लीटर क्षमता से शुरुआत करी। 10-15 एकड़ में अंगूर लगाए और 20 एकड़ में अंगूर लगाए। बाद में जो है वो हम लोग शुरू साल बहुत थोड़ी वाइन बना पाए, 25-26 हज़ार लीटर। अगले साल और कम, और उसके अगले साल और कम, और बीच में ऐसी स्थिति थी कि उपक्रम जो है वो बंद हो सकता था। लेकिन हिम्मत नहीं हारी और नए इनोवेशंस क्या कर सकते हैं हम इसके अंदर, किस तरीके से नई चीज़ें ला सकते हैं, उन सब के ऊपर लगे रहें। और वहाँ से जो है वो सरकार की पॉलिसियाँ भी चेंज हुई, जैसा भैया ने बताया कि उसमें कई बार अमेंडमेंट्स हुए हैं और उसकी मदद से भी ये एक सहयोग हुआ कि हम लोग इस वाइन को पूरे प्रदेश में हर ज़िले में पहुंचा पा रहे हैं आज। तो आज मुझे बताते हुए बहुत खुशी हो रही है। जैसा कि आपने पूछा कि भाई कितने लोगों को रोज़गार मिल रहा है, तो आज करीब 200 से अधिक लोग, मतलब आप हमारे जैसे 50 आउटलेट एमबी वाइन के अभी पूरे प्रदेश भर में चल रहे हैं, तो 150 लोग तो वहीं सीधे रोज़गार उनको है। 50 लोग जो है यूनिट में, और अप्रत्यक्ष रूप से अगर गिनने जाए तो 1,500-2 हज़ार लोग जो है वो इस उपक्रम के साथ प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से मिल करके, और सारे किसान, यानी हम भी सब गांव में ही रहते हैं। आज नई पीढ़ी जो है वो सब, अब जैसे जैसे उपक्रम बढ़ रहा है, हमने शुरू में जैसे 50,000 लीटर से शुरू किया और आज हम लोग यहाँ करीब 5.5 लाख लीटर इस उपक्रम में बना रहे हैं। और अभी नया उपक्रम का काम हमारा शुरू हो गया है, जिसमें हम लोग उसको 15 लाख लीटर से शुरू करके उसको आगे और ले करके जाएंगे। तो इसके पीछे जो खेती होगी, चूँकि ये वाइन अंगूर की जो खेती है, ये किसान को जो यहाँ ट्रेडिशनल क्रॉप होती है उससे इसमें अधिक लाभ मिलता है। तो हमारे यहाँ रतलाम ज़िले में बनी हुई वाइन, तीतरी में बनी हुई वाइन जो है वो फ्रांस की वाइन के कंपैरिजन में आज जो है वो उससे आगे है, पीछे कहीं पे भी नहीं है। तो ये इस बात को भी यानी जस्टिफाई करता है कि ये मेहनत अपनी जगह है कि पॉलिसी से लेकर के, फाइनेंस से लेके उपक्रम को लगाने से, और ये सारी चीज़ें अपनी जगह है। लेकिन आपको यदि इस फसल को ग्रो करने के लिए क्लाइमेट सपोर्ट कर रहा है, तभी उसकी क्वालिटी बन सकती है, और वो क्वालिटी आज बन रही है। और इसीलिए हम सक्षम हो पाए हैं। आज की जो यूनिट हमने 50,000 लीटर से शुरू करी थी, या एक आउटलेट से हमारी कहानी शुरू हुई थी, आज हम लोग 12-15 लाख लीटर की यूनिट के ऊपर जा रहे हैं आगे, और इसको बढ़ाएंगे। तो इस तरीके से हम लोग इसको। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 8 सालों में कृषि एवं इससे जुड़े क्षेत्रों को आधुनिक बनाने और किसानों को सशक्त एवं आत्मनिर्भर बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। साल 2013-14 में जहां कृषि बजट केवल 21,933 करोड़ रुपए था, वहीं साल 2022-23 में इसे बढ़ाकर 1,24,000 करोड़ कर दिया गया। तभी तो साल 2013-14 में जहां खाद्यान्न उत्पादन 265.05 मिलियन टन था, वहीं साल 2021-22 के तीसरे अग्रिम अनुमान में ये बढ़कर रिकॉर्ड 314.51 मिलियन टन हो गया। वहीं साल 2013-14 में बागवानी फसलों का उत्पादन जहां 280 मिलियन टन था, वहीं साल 2021-22 में ये बढ़कर 333.25 मिलियन टन हो गया। किसानों की कृषि संबंधी जरूरतों के लिए पीएम किसान सम्मान निधि योजना लागू की गई। प्रधानमंत्री जो सम्मान निधि आती है ना, वो डायरेक्ट खाते में आती है, उसमें कोई दिक्कत नहीं, कोई व्यवधान नहीं। और फिर उसको निकाल के हम बाजरा को भी ले आते हैं, गेहूं को भी ले आते हैं, सरसों को भी ले आते हैं। बातें हमारे जो खेल चल तो बढ़िया। अब तक 11.37 करोड़ से भी ज्यादा पात्र किसानों को 2 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा राशि ट्रांसफर की जा चुकी है। किसानों को प्राकृतिक आपदा और बेमौसम बारिश से होने वाले फसल नुकसान से बचाने के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की शुरुआत की गई। हमने 1,800 रुपये प्रीमियम भरा था। अधिक वर्षा होने की वजह से पूरी फसल खराब हो गई थी। उसका हमने इंश्योरेंस कंपनी को उनको सूचना दी और उनके प्रतिनिधि आके हमारे खेतों का निरीक्षण किया उन्होंने, और उसके बाद में फिर हमारा बीमा 2022 में 76,000 रुपये मुझे प्राप्त हुआ। अब तक 10.69 करोड़ से ज्यादा आवेदक किसानों को 1,18,195 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का भुगतान किया गया है। साल 2014 के मुकाबले अब किसानों को दलहन, तिलहन और धान की उत्पादन लागत से 1.5 गुना ज्यादा एमएसपी दिया जा रहा है। इस बढ़े हुए एमएसपी दर पर साल 2020-21 में 991 लाख मीट्रिक टन से ज्यादा गेहूं व धान की खरीद हुई। 2,44,159 करोड़ रुपए मूल्य की गेहूं व धान की फसलों की रिकॉर्ड खरीदी हुई, जिससे 1.75 करोड़ से भी अधिक किसानों को फायदा हुआ।
एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के तहत 1 लाख करोड़ रुपए की मदद से कृषि और इससे संबंधित बुनियादी ढांचों को विकसित किया जा रहा है। AIF के थ्रू हमको लोन मिला, जिससे ये मिल चल रही है। इस क्षेत्र में ऐसी और भी मिलें, और भी प्रोजेक्ट हैं जो चल रहे हैं। ये सरकार का बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, जिससे गांव में खुशहाली आ रही है। 313.58 लाख से भी ज्यादा नए किसान क्रेडिट कार्ड जारी किए गए। मिट्टी में पोषक तत्वों के अधिकतम उपयोग करने के लिए किसानों को सॉइल हेल्थ कार्ड जारी करने की शुरुआत की गई। विभिन्न चरणों में अब तक 23 करोड़ से भी ज्यादा सॉइल हेल्थ कार्ड्स जारी किए जा चुके हैं। किसान की आय में बढ़ोतरी करने और पर्यावरण को स्वस्थ रखने के लिए परंपरागत कृषि विकास योजना को बढ़ावा दिया गया। ये गंगा के किनारे जैविक खेती करना ये बहुत ही जरूरी जो सरकार का उपक्रम है। प्रदूषण फैलता है, उससे भी उसको राहत मिलती है और इस तरह से फसल भी अच्छी होती है और उसकी गुणवत्ता भी अच्छी होती है। खेत स्तर पर जल उपयोग दक्षता बढ़ाने हेतु सूक्ष्म सिंचाई के प्रोत्साहन हेतु प्रति बूंद अधिक फसल योजना क्रियान्वित की जा रही है। 10,000 से ज्यादा नए FPO का गठन और उसका संवर्धन किया जा रहा है। मैं FPO का डायरेक्टर हूँ। मेरा FPO पूरा हो गया है। 3,02,000 रुपया किसान का है शेयर होल्डर और 3,02,000 रुपया सरकार दी है। उससे हम लोग खाद बीज का दुकान किया हूँ। किसानों को उनकी फसल का उचित मूल्य दिलाने के लिए देश भर की मंडियों को आपस में ई-नाम प्लेटफॉर्म से जोड़ा जा रहा है। ग्रामीण स्तर पर रोजगार को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन और शहद मिशन की शुरुआत की गई। देश को खाद्य तेल में आत्मनिर्भर बनाने के लिए राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन की शुरुआत की गई। इसके तहत 11,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा की राशि आवंटित की गई है। संवेदनशील कृषि उत्पादों की आवाजाही के लिए किसान रेल चलाई जा रही है। बहुत शीघ्र खराब होने वाले फल, सब्जियों एवं अन्य बागवानी उत्पादों की आवाजाही को सुनिश्चित करने के लिए किसान रेल का संचालन होने से किसानों को लाभ हो रहा है। कृषि को आधुनिक बनाने के लिए स्मार्ट उपकरण उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। इसके अलावा सिंचाई, कीटनाशकों और पोषक तत्वों के छिड़काव के लिए ड्रोन टेक्नोलॉजी को भी अपनाया जा रहा है। हमारी सरकार किसानों के हित में हर संभव कदम उठा रही है। लगातार एक के बाद एक नए कदम उठाती जा रही है। कृषि में रिफॉर्म और ट्रांसफॉर्म के 8 साल शानदार प्रदर्शन से उपलब्धियां बेमिसाल। एक चीज़ मैं जानना चाह रहा था कि अभी जैसे ये चूँकि एग्रो इंडस्ट्रीज के रूप में आगे बढ़ रहा है और आपने स्नातक, प्रस्नातक, PhD तक की डिग्री ली और आप यहाँ गांव में लगे हुए हैं जी। आपने कई आपको संस्थाओं द्वारा और आपको कुछ अवार्ड भी मिला है, तो थोड़ा सा उसके बारे में भी किसानों को जानकारी दें तो अच्छा रहेगा। देखिए, उद्देश्य शुरू से यही था कि अपने परिवार में, अपने गांव में आकर के कुछ करना है, तो इसलिए मैंने इसी के अंदर, वाइनरी के अंदर ही डॉक्टरेट किया है। और इसमें जो है वो वाइन प्रसंस्करण का कोर्स किया। मैं अमेरिका में रहा, वहाँ पे इसका वाइन बनाने का और ये सुक्रम को सीखा, काम किया, न्यूजीलैंड में काम किया, यूरोप में देखा, और ये सब जगह देख कर के आकर के अच्छे नौकरी के ऑप्शन भी थे बहुत अच्छे। US में चाहता तो वहाँ रुक भी सकता था, लेकिन वो एक बहुत अच्छी भावना थी क्योंकि मेरे पूरे परिवार के और गांव के और सारे लोग लगे हुए थे। मेरे पिताजी ने मुझे यहाँ से अमेरिका भेजने के लिए ज़मीन बेची थी और हम लोग पाटीदार हैं और हमारे यहाँ ज़मीन बेचना मतलब पढ़ाई के लिए बेचना मतलब किडनी बेचने जैसा है। तो वो एक बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग थी कि आकर के हमको हमारे गांव के लिए, हमारे संस्थान के लिए काम करना है। और जो बड़े पिताजी जैसे अंबाराम जी का जिक्र किया आप जमुना लाल जी ने, कि उन्होंने इस एरिया को बहुत कुछ दिया है। आज जो अंगूर की खेती हो रही है, स्ट्रॉबेरी हो रही है, टमाटर या अमरूद की बहुत अच्छी हमारे यहाँ रतलाम में खेती हो रही है, तो उसके जनक वही थे। तो उन्होंने यही एक सीख दी कि जो है वो हमको पैसे के पीछे नहीं भागना है और हमको सामूहिक रूप से मिल करके ऐसा काम करना है जिससे सब लोगों का फ़ायदा हो। तो वो एक बड़ी जो पहली जो प्रेरणा थी, कहना चाहिए, वो घर से, परिवार से और गांव से थी। तो उसी को लेकर के हम लोग अब, और यही चीज़ अब आगे जो और युवा है वही इसको फॉलो कर रहे हैं कि वही लोग आगे पढ़ लिख करके आकर के इसी संस्थान में अपना जो है वो योगदान दे रहे हैं। तो जिसकी वजह से ये उपक्रम आगे बढ़ रहा है और गाँव और हमारा शहर भी तरक्की कर रहा है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने किसानों को, हमारे जो भी किसान भाई दर्शक हैं उनको बहुत अच्छा आपने अपने प्रगति के बारे में बताया, अपने इनकम के बारे में बताया, रोजगार के बारे में बताया। निश्चित ही एक किसान भाइयों के लिए ये एक प्रेरणा का स्रोत है आपका जो ये एग्रो इंडस्ट्रीज,
क्योंकि एक छोटे से ज़िले में और आपने नई क्रॉप शुरू करके और इस स्थिति पर आप पहुँचे हैं। किसान भाई के लिए और हमारे मध्य प्रदेश के किसानों के लिए एक बहुत ही अच्छा ये एक प्रेरणा है, मोटिवेशन का है। और मैं आप सभी को धन्यवाद दूंगा क्योंकि आपने जो है काफ़ी अच्छा ये काम किया है। और हमारे साथ जो है कृषि दर्शन की टीम जो कृषि विज्ञान केंद्र कालूखेड़ा जावरा में पहुंची और आज जो है हमारे प्रगतिशील किसान जितेंद्र पाटीदार जी के यहाँ पहुँचे और इनकी जानकारियाँ किसानों तक देने का काम कर रहे हैं। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार किसान भाइयों, खबरें खेती की में आपका स्वागत है। चलिए सबसे पहले एक नज़र कृषि से जुड़ी मुख्य खबरों पर। खरीफ फसलों के बुआई रकबे में कमी, सामान्य से 25% अधिक बारिश, धान को शीत ब्लाइट रोग से बचाएं, सफ़ेद मक्खी से मूंग का करे बचाव और अरहर का बाँच चितेरी रोग से बचाव। और चलिए अब देखते हैं समाचार विस्तार से। देश भर में अब खरीफ फसलों की बुआई पूरी हो चुकी है। चालू खरीफ सीजन में मोटा अनाज, गन्ना एवं कपास को छोड़कर अन्य सभी फसलों की बुआई रकबा घटा है। कृषि मंत्रालय द्वारा प्राप्त सूचना के आधार पर अब तक देश भर में 10 करोड़ 69 लाख हेक्टेयर में खरीफ फसलों की बुआई हुई है, जबकि समान अवधि में पिछले साल 10 करोड़ 88 लाख हेक्टेयर में बुआई हुई थी। इस साल खरीफ बुआई में 1.3% की कमी आई है। 5.5% धान की बुआई में कमी आई है। उत्तर क्षेत्र के राज्यों पश्चिम बंगाल, झारखंड, बिहार एवं उत्तर प्रदेश में बारिश की कमी से धान बुआई में असर पड़ा है। इस साल धान की बुआई 4 करोड़ हेक्टेयर में हुई है, जबकि पिछले साल 4.5 करोड़ हेक्टेयर में बुआई हुई थी। सामान्य से 25% अधिक बारिश। इस साल मानसूनी बारिश बढ़िया होने से खरीफ फसलों की स्थिति बेहतर है। मध्य प्रदेश में अब तक औसत सामान्य से 25% अधिक बारिश हुई है। प्रदेश के 3 से 4 जिलों को छोड़कर सभी स्थानों पर भरपूर वर्षा हुई है। सामान्य से अधिक बारिश होने से लगभग सभी छोटे बड़े बांध एवं सिंचाई के अन्य स्रोत लबालब भर चुके हैं, जिसका फायदा रबी फसलों को विशेषकर होगा। चालू खरीफ मौसम में बोई गई खरीफ फसलों की स्थिति अच्छी बनी हुई है। इस साल 143 लाख हेक्टेयर में खरीफ फसलों की बुआई हुई, जो इस वर्ष के निर्धारित लक्ष्य का 97% है। धान में इस समय शीत ब्लाइट रोग देखने को मिल रहा है। यह फफूंद जनित रोग जमीन की सतह से जुड़े पौध वाले भाग पर गहरे भूरे धब्बों के रूप में दिखता है एवं धीरे धीरे पूरे तने में फैल जाता है। ये रोग अक्सर धान जब गलेथ में आनी शुरू होता है तब आती है। इस रोग के नियंत्रण हेतु एजोक्सीस्ट्रोबिन 23% का 1 मिलीलीटर प्रति लीटर या हेक्साकोनाजोल 5% का 2 ml प्रति लीटर या वेलिडामाइसिन 3% का 2 मिलीलीटर प्रति लीटर या मिटोमिनोस्ट्रोबिन 20% का 1 मिलीलीटर प्रति लीटर प्रति एकड़ की दर से प्रयोग करें। सफ़ेद मक्खी से मूंग का करें बचाव। सफ़ेद मक्खी आकार में छोटी, शरीर सफ़ेद रंग का तथा शरीर के ऊपर चूर्ण होता है। मादा कीट पत्तियों की निचली सतह पर अंडे देती है। 1 सप्ताह में अंडे से अर्भक निकलते हैं, जो कि निकलते ही पत्तियों का रस चूसना शुरू कर देते हैं। इस कीट के अर्भक पौधों की पत्तियों एवं कोमल तनों का रस चूसते हैं। यह कीट पीली मोज़ेक वायरस का वाहक भी होता है। इसके नियंत्रण के लिए फसल की कटाई के तुरंत बाद गहरी जुताई करें। हेलिकोवर्पा, आर्मीगेरा और स्पोडोप्टेरा लिटुरा के कीट प्रकोप की निगरानी के लिए फेरोमोन ट्रैप 6 से 8 ट्रैप प्रति हेक्टेयर की दर से खेत में लगाना चाहिए। अरहर का बाँच चितेरी रोग से बचाव। अरहर के बाँच चितेरी रोग में पौधा बोना और पत्तियों का रंग व आकार सामान्य से काफ़ी छोटा एवं पतला हो जाता है एवं उन पर अनियमित आकार की हल्की एवं गहरी चित्तियाँ पड़ जाती हैं। रोग ग्रसित पौधे लंबाई में छोटे रह जाते हैं। यह रोग एक विषाणु द्वारा होता है, जिसे अरहर बांधिता मोजेक विषाणु का नाम दिया गया है। इसका संचरण खेतों में सूक्ष्म कीट द्वारा होता है। इसके नियंत्रण के लिए खेतों में उचित सफाई रखनी चाहिए। खड़ी फसल में जैसे ही बाँच चितेरी रोग ग्रसित पौधा दिखाई दे, उसे उखाड़कर नष्ट कर देना चाहिए। रोग रोधी किस्मों का प्रयोग करें। फसल की प्रारंभिक अवस्था में रोग दिखाई देने पर कीटनाशी डाईमेथोएट 0.5 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर 10 दिनों के अंतराल पर 2 या 3 छिड़काव करने से रोग का फैलाव रोका जा सकता है। तो किसान भाइयों, खबरें खेती की में इतना ही। मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।